नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वरिष्ठ राजनेता और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को लेकर आज एक बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह है कि मोदी सरकार अगस्त में गिर जाएगी, यानी एनडीए सरकार अगस्त में गिर जाएगी। और अपने इस दावे को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कितने संजीदा हैं, इस बात का पता इससे लगता है कि उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। वैसे देश के जो हालात हैं दोस्तों, और इस समय खासकर जो बने हुए हैं, वो भी लालू यादव के दावे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए, अभी संसद सत्र में विपक्ष के आगे बीजेपी किस तरह परेशान दिखी। पहले जो बहुमत वाला दम सदन के भीतर दिखाया जाया करता था, वो नज़ारा इस बार नहीं देखने को मिला। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के कारण विपक्ष में नई जान आ गई है, ये आप लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी भी संसद के खत्म होते ही फिर से भारत जोड़ो यात्रा वाले मोड में दिखाई दे रहे हैं। कल वो मजदूरों के बीच थे, आज सुबह हाथरस और अलीगढ़ जाकर वहां पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और पीड़ित परिवार के लिए सही मुआवजे की मांग की। आइए जरा पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं। देखिए, पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और उसके बाद राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं जरा सुन लेते हैं। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूं। तो ये मीडिया से बात कर रहे थे राहुल गांधी। हाथरस पहले अलीगढ़ पहुंचे, उसके बाद हाथरस पहुंचे, और उसके बाद मीडिया से चर्चा की राहुल गांधी ने। और इसके बाद राहुल गांधी दिल्ली लौटकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां लोको पायलट से राहुल गांधी ने मुलाकात करके उनके कामकाज के बारे में जानकारी ली। और अब खबर यह है कि राहुल कल गुजरात जाने वाले हैं, वहां वो राजकोट और मोरबी के पीड़ितों से मिल सकते हैं। अभी गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के हमले का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही हुई है, और ढेर सारे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की गिरफ्त में हैं। राहुल गांधी के गुजरात दौरे की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता और सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कुछ बताया है, ये जरा सुन लेते हैं शक्ति सिंह गोहिल को, जो अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ शक्ति सिंह गोहिल बता रहे हैं कि गुजरात पहुंचेंगे तो गुजरात में क्या कुछ करने वाले, लेकिन उससे पहले ये जरा ये तस्वीर आप देखिए, जो सीधा जब रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो वहां के जो लोको ड्राइवर्स हैं उनसे मुलाकात इन्होंने जो की है राहुल गांधी ने। और वहां भी तो लगातार राहुल गांधी अपने एक्शन में दिखाई देते हैं, और यहां से कहीं ना कहीं राहुल गांधी का वो एक्शन वही दिखाई देता है जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 या पार्ट 2 वाला एक्शन था, यानी लोगों से मिलना। ये बात साफ साफ राहुल गांधी करते हुए दिखाई देते हैं।
गुजरात में क्या कुछ कहा है शक्ति सिंह गोहिल ने, वो आपको बाद में दिखाते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में राहुल गांधी का गुजरात दौरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा संदेश है। इधर बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी ही है। आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी और जेडीयू सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले पुलों का गिरना सरकार के गिरने के खतरे को बढ़ा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, एक बार रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को मैं, बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार के गिरने से पहले पुलों का गिरना या विधानसभा चुनाव होने से पहले पुलों का गिरना सरकार के चुनाव से पहले गिरने के खतरे को बढ़ा रहा है। और सरकार कहां कहां की गिर सकती है? सरकार बिहार की गिर सकती है, सरकार दिल्ली की गिर सकती है। दिल्ली राज्य की नहीं बल्कि देश की सरकार जो दिल्ली में, यानी देश की राजधानी जो है दिल्ली, वहां पर। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों ने बिहार सरकार को निशाने पर लिया। लालू जी ने तो इस मौके पर साफ साफ कह दिया है कि चुनाव के लिए तैयार हो जाइए, अगस्त में मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार गिर जाएगी। आइए पहले लालू यादव जी को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। इस बार हम लोग काफी विशेष प्रोग्राम में प्रधानमंत्री शहर में जिनको हमने टेलीफोन किया कि पार्टी का क्या नाम रखा था, तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय। लालू जी की आवाज यहां क्लियर नहीं है, लेकिन बात वही है कि कह रहे हैं कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी और तैयार रहिए अपने तमाम, क्योंकि आज आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस था, तो उस पर अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह रहे हैं कि फिर से चुनाव में जाने की तैयारी में आप जुट जाइए। वहीं तेजस्वी यादव ने पुलों के गिरने पर बिहार सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि मैं मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि जो पुल गिरे हैं उनकी स्वीकृति, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन की तिथि जारी कर दें। आप ये सब कुछ जारी कर दें, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहां पर आप याद कीजिए कि जब लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी तो उसको जंगल राज के रूप में बताया जाता है, लेकिन 2005 से लेकर लगातार अभी तक नीतीश कुमार की सरकार है, उसमें 2 बार लालू यादव या तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वो सरकार में आए कुछ महीनों के लिए, 1-1.5 साल के लिए। लेकिन कुछ महीनों के अलावा हमेशा नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे। तो डबल इंजन की सरकार देश में भी, केंद्र पर भी 2014 से बीजेपी है और इधर भी बीजेपी है। और उसके बाद अगर पुल गिर रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारी है? क्या ये तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी है? या ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार और बीजेपी की है? इसलिए तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे हैं यहां पे, जरा सुन लीजिए। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे, और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पुले वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा, पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आकर के इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है, यही डबल इंजन की। तो गजब खेल है ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन भ्रष्टाचार में और दूसरा इंजन जो है वो अपराध में। ये कह रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। अगस्त में गिर जाएगी एनडीए सरकार, ये हम नहीं, क्वेश्चन मार्क, हम सवाल पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि
आज आरजेडी को के कार्यकर्ताओं को अगर लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि तैयार रहिए, ये सरकार गिर रही है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसी की तहकीकात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, न्यूज पॉइंट के जरिए। राहुल गांधी से लेकर लालू प्रसाद यादव तक की चुनौतियों से मोदी सरकार पर खतरा दिख रहा है। वहीं अभी चंद्रबाबू नायडू का 2 दिन का दिल्ली दौरा भी मोदी सरकार पर खतरे की भविष्यवाणी कर रहा है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू आए तो थे आंध्र प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करने, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर 6 कैबिनेट मंत्रियों से उनकी मुलाकात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली दौरे का असल मकसद क्या है। क्या चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं या उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि एनडीए सरकार का अस्तित्व उनकी मेहरबानी पर ही टिका हुआ है, यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की मेहरबानी पर ही टिका हुआ है एनडीए सरकार, और उसी पर टिके हुए हैं, उसी पर बने हुए हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के रूप में। क्या ये बताने के लिए? लेकिन उससे पहले उधर आप देखिए, जब राहुल गांधी कल सुबह सुबह पहुंचते हैं रेहड़ी पटरी और दिहाड़ी मजदूरों के बीच और फावड़े चलाते हैं, और आज सुबह सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं, 7 बजे पहुंच जाते हैं अलीगढ़, उसके 1 घंटे बाद पहुंच जाते हैं हाथरस, तो ये क्या कुछ कहता है? कल जब राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंचे थे दिहाड़ी मजदूरों के बीच, तो वहां पर उनकी तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं जो काम कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन जिन लोगों के साथ राहुल गांधी ने कल बातचीत की, राहुल गांधी जिनके बीच कल पहुंचे थे, आज हमारे संवाददाता इकरार खान इन लोगों के बीच पहुंचे और उनसे चर्चा की कि राहुल गांधी को के बीच आप थे और अचानक आप लोगों के बीच राहुल गांधी का आना क्या मायने रखता है आप लोगों के बीच। उन लोगों से प्रतिक्रिया कुल मिलाकर इन्होंने ली है। इकरार खान ने, हमारे साथी ने, जरा क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए। ले लगे हमसे, उन्होंने कहा भाई मैं मजदूरों के लिए आया हूँ, यहाँ पर नारेबाजी कोई जरूरत नहीं है। आने के बावजूद में फिर हमारे पास बैठ गए। बैठने के बावजूद में दिल की बात पूछी उन्होंने, तुम्हारे में क्या परेशानी क्या नहीं है। मैं जी हम महीने में 8 दिन काम करते हैं, 8 दिन के बाद में खाली रह जाते हैं, 22 दिन खाली रहते हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ पैसे भी नहीं मिलते। इस तरीके की बात हुई थी। तो आपने जो है बिल्कुल आप नजदीक बैठे थे राहुल गांधी, बिल्कुल बराबर में बैठे हुए थे। आप लोगों को एकदम पता था कि राहुल गांधी आने? नहीं जी, हमें राहुल गांधी जी का पता नहीं था, ये आने वाले हैं। अचानक आए थे, अचानक आने के बावजूद में हमें पता लगा इस चीज़ का। तो बराबर में बैठे हुए थे, जैक मेरे कंधे पे हाथ रख रखा उन्होंने, तो उन्होंने बात करी, बताओ क्या क्या समस्या में। ये समस्या जी हमारे पास में काम नहीं लगता, हम परेशान जाते हैं। तो आप एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा नेता जो है। हाँ जी, हाँ जी। जिस टाइम पर ये नेताजी आए हमारे पास में, राहुल जी, तो हमें बहुत खुशी हुई। क्यों कभी चौक पे कोई भी नेता नहीं आया आज तक भी पूछने के लिए, और हम बहुत खुश हुए। सारे कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा हम राहुल जी से मिल लेंगे, कोई उम्मीद नहीं थी। इस इलाके के बहुत सारे नेता हैं, क्या कभी वो आए? मनोज तिवारी कोई नहीं आया जी, हमारे पास कोई नेता नहीं आया। कैसे पढ़े हो, कैसे नहीं पढ़े, क्या मैटर है, क्या रहे है। अच्छा, आप लोगों की क्या मुख्य समस्या है जो आप लोगों ने राहुल गांधी से शेयर की? हमारे पास में ये समस्या, काम धंधे लगते नहीं है। तो इन तमाम लोगों से जिनके बीच राहुल गांधी पहुंचे, उनसे आज हमारे संवाददाता इकरार खान ने बातचीत की। उसका एक छोटा सा अंश, छोटा सा हिस्सा हम आपको दिखा रहे थे, और इसका लगभग आधे घंटे की बातचीत जो है वो आप बाद में देख लेंगे हमारे इसी चैनल पर अलग से वीडियो में। और राहुल गांधी की राजनीति के साथ साथ उधर बिहार में जो राजनीति चल रही है, और उधर आंध्र प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, और इधर दिल्ली में जो राजनीति चल रही है, और इन सब के बीच जो दावे हैं लालू प्रसाद यादव की, उसमें कितना दम है, आइए उसी की तहकीकात करते हैं, उसी की पड़ताल करते हैं, और न्यूज पॉइंट में ये समझेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या अब मोदी सरकार के पास गिने चुने दिन रह गए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी हैं। अनिल सिन्हा जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, नवेंदु जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूँ, नवेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ। नवेंदु जी, बिहार में और
पुल पे पुल गिरे जा रहे हैं और इधर लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए, अगस्त तक ही ये सरकार है, गिर जाएगी सरकार, चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। आज अपने स्थापना दिवस पर क्या मायने इसके, क्या कितना दम है इस बात में, लालू प्रसाद यादव की इस बात में? कैसे मान लें कि अगस्त में गिर जाएगी एनडीए सरकार? किस दम पे, किस बिना पे कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव ये बात? जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। लालू प्रसाद देखिए बड़े ही पुराने और बड़े मजे हुए नेता हैं और संसदीय जीवन और उसकी पूरी तौर तमीज और उसके टेक्निक को भी समझते हैं और उसके लोच और मोड़ को भी समझते हैं। तो जब भी वो कोई बात बोलते हैं तो यूं ही बात नहीं होती है, इसलिए उसका काउंटर भी शुरू हो गया है बीजेपी के जरिए कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं लालू प्रसाद वगैरह वगैरह। तो 15 अगस्त को तो झंडा फहराएंगे मोदी ही। लेकिन लालू ने ये जो कहा कि अगस्त में गिर जाएगी ये सरकार और इसलिए करिए चुनाव की तैयारी। स्थापना दिवस था आरजेडी का और उस स्थापना दिवस में उन्होंने ये आह्वान किया है। तो चुनाव की तैयारी करने के लिए एक तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और पार्टी को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया है और कहा है कि चले जाओ सब लोग फील्ड में। तो लालू प्रसाद का ये एक सीरियस मूव है जहां तक मैं समझता हूं। और लालू प्रसाद का ये जो मूव है कि गिर जाएगी सरकार अगस्त में, तो ठीक है 1 अगस्त हो या महीना कोई भी हो, लेकिन सरकार संकट में है इसका भान बखूबी लालू प्रसाद को हो रहा है। और लालू प्रसाद को अगर इसका भान हो रहा है तो समझिए कि राजनीति को, भारतीय राजनीति को समझने वाले एक नेता को इसका भान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है कुछ हकीकत है। और वो हकीकत क्या है, वो सर्कमस्टांसेस, वो परिस्थितियां, वो जो अभी देश में, मुल्क में पैदा हो गई हैं और दिल्ली से लेकर बिहार तक वो देखने में आ रही है और उधर आंध्र से लेकर के महाराष्ट्र तक देखने में आ रही है। तो इस तौर पर तो लालू प्रसाद ने ये बात जो कही, तो देखिए एक बात ये है कि लालू प्रसाद नीतीश के बहुत ही पुराने साथी हैं और बड़े भाई के तौर पर माने जाते रहे हैं। और सरकार में रहें या न रहें नीतीश कुमार, लेकिन लालू प्रसाद के संग साथ में वो रहते हैं और लालू प्रसाद से संवाद में हमेशा वो बने रहते हैं। इधर हाल फिलहाल की स्थिति तो बिल्कुल यही है पिछले 3 सालों से। तो अब यह है कि लालू प्रसाद ने ऐसी बातें क्यों कही। तो आपने एक बात कहा कि पुल गिर रहे हैं बिहार में और 15 दिन में 11 पुल गिर जा रहे हैं, दनादन दनादन। तो इन पुल गिरने के पीछे की भी एक कहानी है राजीव जी, जिसको नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रहा है। ये पुल सिर्फ ग्रामीण विकास के पुल नहीं है, या फिर ये पुल सिर्फ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के पुल नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री सड़क की पुल योजना के भी पुल हैं और सड़कें हैं। तो ये एक पहलू है। तो यानी कि ये दोनों जो एनडीए डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार के ये पुल गिर रहे हैं एक तरह से कहें तो पुल गिर रहे हैं तो सरकार भी गिर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तनाव बहुत ज्यादा है। वो तनाव क्या है, नीतीश कुमार के पास वो तनाव सबसे ज्यादा है, जिसको लालू भी उनके संगी होने के कारण, वो संगी साथी होने के कारण वो महसूस कर रहे हैं। वो तनाव क्या है, देखिए 3-4 मुद्दों पर बिहार का पेच फंसा हुआ है और नीतीश कुमार का पेच फंसा हुआ है। और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार समर्थन रखे मोदी सरकार से या समर्थन खींच ले, ठीक है, एक नजर में ये बात कही जा सकती है कि उससे भी सरकार नहीं गिरेगी मोदी की। लेकिन नीतीश कुमार का सरकार से हाथ खींचना ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक परिघटना होगी और इसका असर फिर राष्ट्रव्यापी होगा। विभिन्न राज्यों में जो समर्थन जो एनडीए को मिला हुआ है और जो कुछ कुछ विधायकों के जरिए, वो भी प्रभावित हो सकता है। और नीतीश कुमार चूंकि एक ऐसे नेता हैं जिनके हर जगह एक इंटरेक्शन है, उनकी पहुंच है, परिचय है। तो वो तनाव क्या है, तनाव देखिए एक ये है, पहला सवाल तो जो नीतीश की अपनी मांगे हैं उसमें एक सबसे पहला मांग है कि विधानसभा का चुनाव कराने की मांग, जिस पर अभी तक एनडीए की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया, पॉजिटिव रिस्पांस जिसको कहें। तो इस कारण से उनको लग रहा है कि आखिर में ये कब तक वो रटते रहेंगे।
तो चुनाव लेकिन वो इसलिए कराना चाहते हैं कि उनको लग रहा है कि अभी एक हवा जो है मोदी विरोध की है, और इसमें अगर चुनाव होता है तो ठीक है, मोदी के साथ रहते हुए ही, लेकिन जेडीयू की ताकत बढ़ जाएगी। तो जेडीयू न सिर्फ बड़ी पार्टी बन जाएगी बल्कि बीजेपी पर भी भारी पड़ जाएगी। तो इसके मूल में एक कॉमन अगर हम लोग बात उठाएं तो वो क्या है कि मोदी विरोध की स्थिति बन गई है। रिजल्ट आने के बाद अभी 15-20 दिन, एक महीना, जो भी एक महीना गुजर गया रिजल्ट, तो एक महीना में ग्राफ मोदी का गिरा है और ये मतदाताओं में भी उसी तरीके से धड़ाधड़ गिरता जा रहा है। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जैसे ज्ञानी लोग जो हैं वो इस बात को भली भांति वो समझ रहे हैं। तो अब मैंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक है नीतीश की, जो उनको लग रहा है कि नहीं पूरा होगा, तो उन्होंने एक ऑप्शनल मांग भी रखा कि भैया तो अथवा विशेष पैकेज दे दो। तो विशेष पैकेज पर भी जो पहले घटना घट चुकी है बिहार में, मोदी जी ने आरा की सभा में जो विशेष पैकेज की घोषणा की थी वो नहीं मिला, तो इस बार भी अभी वो मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। संजय झा जो कि एक पुल है, वो भी पुल ही है बीजेपी और जेडीयू के बीच, उस पुल पर पूरा बोझ डाल दिया है नीतीश कुमार ने। अब उस पुल की परेशानी यह है कि वो तो केंद्र सरकार से या तो विशेष राज्य का दर्जा निकाल कर ले आए या फिर विशेष पैकेज निकाल कर ले आए। जी बिल्कुल। तो उसमें वो नहीं सफल होते हुए फिलहाल दिख रहे हैं, तो अभी उम्मीद है। दूसरी बात है जातीय जनगणना का सवाल भी नीतीश की तरफ से। रुकिए, थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे, फिर उसमें रखेंगे। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव से लेकर चंद्रबाबू नायडू, और इधर एक जो ट्रायंगल बना हुआ है, लालू यादव, चंद्रबाबू नायडू, राहुल गांधी केंद्र में हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी रख रहा हूं ऊपर। अगर ट्रायंगल देखिए तो दो नीचे वाले बैसाखी और ऊपर एक राहुल गांधी और बीच में है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने परसों के बाद से अपना काम शुरू कर दिया है। आज देखिए वो सुबह सुबह निकलते हैं, 5 बजे घर से निकलने के लिए 3 बजे जगह होंगे, 4 बजे जगह होंगे, और सुनता हूं कि एक्सरसाइज भी करते हैं राहुल गांधी किसी दिन बिना नागा, तो 3 बजे तो जरूर जगह होंगे। और 7 बजे उन लोगों के बीच, मतलब जो टाइम था उस टाइम पे पहुंच जाते हैं अलीगढ़। उसके बाद 8 बजे पहुंच जाते हैं हाथरस, मीडिया से चर्चा करते हैं, फिर वहां से निकलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं उनके कुछ विजुअल्स और बाकी देख रहा था तो वो बीएसएफ का कार्यक्रम था, उसमें पहुंचे हुए थे एज ए लीडर अपोजिशन। प्रधानमंत्री भी हैं वहां पे, लेकिन अब चूंकि लीडर अपोजिशन हैं तो वहां भी पायजामा कुर्ता में, बिल्कुल वो उस परिधान में नहीं, टी शर्ट में नहीं, पायजामा कुर्ता में पहुंचे हुए थे राहुल गांधी वहां भी। तो ये जो है सब पूरी एक तस्वीर जो खाका खींच रहा हूं मैं ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में नरेंद्र मोदी कितना फंसे हुए हैं, और अगर नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं तो लालू प्रसाद यादव की बात में कितना दम है? जी प्रशांत जी, थोड़ा इससे पीछे जाते हैं आज की घटनाओं से जी, और 2 बातों पे हम लोग 2-3 बातों पे फोकस करते हैं कि क्यों लालू प्रसाद यादव की शायद डेडलाइन कितना उचित है, कितना ठीक है, कितना नहीं, तो हम आगे देखेंगे जी। लेकिन ये सरकार बहुत दिन स्थिर होकर चल नहीं पाएगी, इसके सबूत बहुत हैं। और पहला सबूत हमको मिलता है कि जिस तरीके से पहला 18वीं लोकसभा का सत्र और पार्लियामेंट का सेशन चला, 2-3 एजेंडा थे। स्पीकर का चुनाव था, नए सदस्यों का शपथ था, और राष्ट्रपति का अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव। और उस धन्यवाद प्रस्ताव में आप देखिए कि मोदी सरकार परसेप्शन वाइज, यानी जो इमेज उसकी है, वो वहां से लहूलुहान होकर निकली। उल्टा ये हुआ कि जो पीठासीन अधिकारी दोनों हैं, ओम बिरला और जगदीप धनखड़ जी, इन दोनों की व्यक्तिगत इमेज पे भी जो जिस तरीके से हाउस चला रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़े हुए, बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए। वहाँ बोलने वाले सदस्यों ने किया, संसद के अंदर सवाल खड़े हुए, संसद के बाहर सवाल खड़े हुए, मीडिया में सवाल खड़े हुए, जनता के बीच में सवाल खड़े हुए। अब वहां से आप आगे आइए कि अभी तक 1 महीने से ऊपर चुनाव के नतीजे को आए हुए हो गया, सरकार बने हुए 3 हफ्ते हो गए, अभी तक सरकार की प्राथमिकताएं सामने नहीं आई हैं।
कि सरकार तीसरे टर्म पे इसके टारगेट ओरिएंटेड, क्योंकि देखिए जब चुनाव हुए विमर्श क्या था? बेरोजगारी, आर्थिक विषमताएं, और उसका टारगेट ओरिएंटेड कोई एक ब्लूप्रिंट सरकार की तरफ से नहीं आया। मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी अगर आप सुनिए तो उसमें भी आपको सरकार के भविष्य की अगले 5 साल की बहुत एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट आपको नहीं दिखाई देता है। वो पिछले 10 सालों का गुणगान था जी। बहुत स्पेसिफिक टर्म्स में नहीं है। बजट अभी आने को है और चंद्रबाबू नायडू ने आके सर का दर्द बढ़ा दिया है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई एक कदम नहीं उठाया गया है जो आर्थिक स्थिति को, जो देश की तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हैंडल करने के लिए कोई नीतिगत दिशा दिख रहा हो। जी। पहली बार जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए थे तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट के साथ आए थे। बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी, प्लानिंग कमीशन खत्म कर दी, नीति आयोग लगा दिया और तमाम चीजें उन्होंने की। लेकिन तीसरे टर्म में उनके पास कोई नया आइडिया नहीं है। तो वो खुद ये मान के चल रहे हैं कि हमको हाथ रोक के चल रहा है क्या? वो खुद ही ये मान के चल रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको भी सरकार को चलाने में जो उत्सुकता होनी चाहिए वो नहीं है। दूसरा ये कि देखिए राहुल गांधी और उनकी पॉलिटिक्स, और उसमें मैं एक बहुत अहम जानकारी और एक इंटरवेंशन उसमें ये कर दूं कि कल मुकेश अंबानी गए थे 10 जनपद अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने। जी। करीब 1 घंटा रहे। जाहिर सी बात है कि उस 1 घंटे में वो सब बातें भी हुई होंगी जो फोन पे नॉर्मली नहीं हो सकती है, बिल्कुल सामान्य तौर पे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि आज जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जो रिलायंस की कंपनी है जियो मोबाइल कंपनी, उसके जो अभी रिसेंटली टैरिफ बढ़ा है और तीनों बड़ी मोबाइल कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाए हैं, एक कार्टेल बना के उसकी आलोचना कांग्रेस ने की है। यानी इन मुलाकातों का कांग्रेस की नीतियों पर, जो राहुल गांधी जिस नीतियों पर चल रहे हैं उससे किसी व्यापारी के साथ मुलाकातों से फर्क नहीं पड़ता। यही बात मैं कल भी कह रहा था कि राहुल गांधी इतने आगे जा चुके हैं अपने वैचारिक रास्ते में कि इन मुलाकातों का असर नहीं होगा। इन मुलाकातों का असर क्या होना चाहिए वो ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की इमेज को खराब करने का काम हुआ उसमें बड़ा रोल एक मीडिया का था, और उस मीडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट मुकेश अंबानी का है। अब देखना है कि वो उसका आगे क्या होता है, मीडिया का रवैया क्या रहता है बीजेपी सरकार के प्रति और राहुल गांधी या कांग्रेस के प्रति। बहुत सारी और इंडिकेशंस आ रहे हैं राजीव जी। जिस तरीके से एनएसए के नीचे 3 अभी एक एडिशनल एनएसए भी लगा दिया गया है, तो सरकार के अंदर की जो डायनेमिक्स है वो कुछ समझ में आ रही है कि अमित शाह पूरी तरीके से केवल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नीड टू नो बेसिस पे, यानी जितना उनका दायरा है उस दायरे के अंदर ही वो मंत्री हैं। जी। पार्लियामेंट में जब बहस हुई, सरकार घिरी, और सरकार केवल अपने कामों पर नहीं घिरी, राहुल गांधी ने आरएसएस पे हमला किया, उनकी वैचारिकी पर हमला किया। तब भी 2 सीनियर मोस्ट नेता शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह सिर्फ अपने मंत्रालय पे जो सवाल आए उस पे खड़े हुए जी। किसी सीनियर बीजेपी नेता ने बचाव नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी साहब की जो पोजीशन है वो बहुत वनरेबल है, और उस वनरेबल पोजीशन में वो बड़े सारे फैसले अब नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू को मना कर दें कि भाई हमारी अभी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको 50,000 करोड़ का आपको पैकेज दे पाऊँ या 1 लाख करोड़ का पैकेज दे पाऊँ। वो ऐसी स्थिति में नहीं है।
चंद्रबाबू नायडू सिर्फ अपने बजट का इंतजार कर रहे हैं कि बजट आएगा, उनके लिए क्या क्या एलोकेट होता है, उसके बाद वो फैसले करेंगे कुछ ना कुछ। जी। तो दूसरा है कि इंडिया अलायंस जो है बहुत इंडिकेटेड, और एक आखिरी बात, इंडिया अलायंस पूरी तरीके से एक है। और एक नया इंडिकेशन जो महाराष्ट्र से मिला है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाता है, कि 2 MLC की सीट उन्होंने जीती है। 2 MLC की सीट बहुत मायने रखती हैं, लेकिन वो 2 MLC की सीट कौन सी हैं? ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी और टीचर्स कंस्टिट्यूंसी, यानी पूरे महाराष्ट्र के ग्रेजुएट्स ने जो उसमें रजिस्टर्ड वोटर हैं, और पूरे महाराष्ट्र के टीचर जो उसमें रजिस्टर्ड वोटर हैं, उन्होंने वोट दिया। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे का जो जमीन है वो अभी इंटैक्ट है, और इन 2 कंस्टिट्यूंसी पे लगातार वो जीतते रहे। तो इससे कुल मिला के लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अपनी जगह पे मजबूत खड़ा है। मोदी साहब की स्थिति बहुत वनरेबल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस स्थिति में बहुत लंबे समय तक सरकार चल नहीं पाए, केवल मीडिया के समर्थन से जितना चल सकती है चलेगी। जी जी बिल्कुल, मीडिया के समर्थन से जितना चल सकती है उतना चलेगी सरकार। और इस बीच इतनी सारी चीज़ें, बहुत रोज घटनाक्रम में बदलाव तेज़ी से आप देख रहे हैं, और इन सब के क्या मायने हैं। राहुल गांधी की अभी आप तस्वीर देख रहे थे। अब राहुल गांधी चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो वो कई जगह कई ऐसे कार्यक्रमों में जहां पर प्रधानमंत्री बुलाए जाएंगे, उपराष्ट्रपति बुलाए जाएंगे या राष्ट्रपति होंगी, वह उन कार्यक्रमों में अब राहुल गांधी भी उपलब्ध रहेंगे और उनकी महती भूमिका रहेगी। शेडो प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं कि इनको कहा भी जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को। लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ चल रहा है हमारे देश की राजनीति में? लालू प्रसाद यादव की बातों में कितना दम है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, एनडीए की सरकार गिर जाएगी, और अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि फिर से चुनाव के लिए आप तैयार हो जाइए। और दूसरी तरफ पुलों का गिरना बिहार में जारी है, और पुलों का जैसे जैसे पुलों का गिरना बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरकार की आफत बढ़ रही है, और उसे लग रहा है कि पता नहीं चुनाव से पहले कहीं हमारी बिहार की सरकार भी न गिर जाए। तो बहुत कुछ पैरेलली चल रहा है। सुनील शुक्ला जी, कैसे इसको देखा जाए, जरा डिकोड करने की कोशिश कीजिए। लालू यादव की बात में कितना दम है, यहां से लेकर राहुल गांधी की जो एक्टिविटीज है यहां तक, और जोड़ना चाहें उसमें तो आप जोड़ सकते हैं डिमांड ऑफ चंद्रबाबू नायडू। डिमांड्स एक नहीं, कई सारे, और उसमें आप देखिए कि 6 मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं। नाम गिना देता हूं, निर्मला सीतारमण, फिर गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री और गडकरी साहब, उसके अलावा कृषि मंत्री जो बहुत साल तक 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान, फिर मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर साहब, ऊर्जा मंत्री हैं वो, उनसे मुलाकात, हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात, ये 6 मंत्रियों से मुलाकात, और सबके पास इतनी मोटी मोटी फाइल देके गए हैं, डिमांड की फाइलें। और उसके अलावा प्रधानमंत्री से मुलाकात तो हुई ही है। ये 3 अलग अलग चीजें हैं, लालू यादव, राहुल गांधी, चंद्रबाबू। धन्यवाद राजीव जी। अगस्त में गिर जाएगी एनडीए सरकार, ये आपने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन के साथ हेडिंग लगाई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह सरकार अपनी ताकत पे चल रही है? क्या यह सरकार अपने ताकत पे चल सकती है? क्या यह सरकार जिन सहयोगियों के बूते चल रही है वो उतने ही विश्वसनीय है जितना कि सरकार को चलाने के लिए चाहिए? अगर आपका जवाब इसमें हाँ है तो सरकार चलेगी, और अगर आपका जवाब ना है तो सरकार नहीं चलेगी। सवाल यह है कि जो लोग इनको सहयोग दे रहे हैं उनकी भी तो कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो क्यों है सरकार के साथ? नीतीश कुमार जी को यह लगता है कि 2025 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर संभव है कि वो सत्ता में दोबारा लौट आए। अगर उनको ये लगे, अगर उनको दिखाई पड़ता है कि इस साल जिन 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है, जिसकी पूरी की पूरी संभावना दिख रही है, तो नीतीश कुमार जी क्यों इनके साथ रहेंगे? किस राजनीतिक सुरक्षा के लिए या सुचिता के साथ के लिए बीजेपी के साथ बने रहेंगे? वो चंद्रबाबू नायडू
टीडीपी भी इस सरकार के साथ क्यों रहेगी कि उनको अमरावती में राजधानी बनाना है, जो बहुत पहले घोषणा कर चुके हैं। तमाम तरह के आधारभूत संरचनाएं विकसित करनी है आंध्र प्रदेश में, उसके लिए उनको पैसा चाहिए और उस पैसे के लिए वो इंडिया सरकार के साथ है। हालांकि मेरा अपना मानना है कि वो किसी के साथ रहेंगे और इंडिया ब्लॉक के साथ भी रहेंगे तो उनको पैसे की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जितनी एनडीए की सरकार दबाव में है उतनी दबाव में हो सकता है कि इंडिया की सरकार न रहती, इंडिया ब्लॉक की सरकार न रहती। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने से विपरीत मत के साथ, विपरीत योजनाओं के साथ, विपरीत सोच के साथ अगर किसी पार्टी के साथ बनी हुई है तो वह यह संघ साथ कितने समय तक बनेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम धार्मिक आधार पर खासतौर से मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे। मुसलमानों को देने के नाम पर वह बहुसंख्यक समाज को डराती भी रही है कि वह आपका छीन करके मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस खोल लेंगे, क्या क्या कर लेंगे, मकान छीन लेंगे, तमाम तरह की बातें हुई और मुसलमानों को दे देंगे। आप जो ये भय पैदा कर रहे थे, दूसरी जिस पार्टी से आप सहयोग ले रहे हैं वो खुलेआम करे कि हम 4% उनको आरक्षण देंगे, उनको मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन देंगे, उसकी बाउंड्री वाल कराएंगे, मस्जिदों के मौलवियों को हम पैसा देंगे, बावजूद इसके बीजेपी उनका संग साथ बनाए हुए है। तो अगर बीजेपी अपनी विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ अपनी सरकार चलाने का प्रयास कर रही है तो यह सरकार कब तक चल सकती है? तब तक जब तक उनको ये लगता है कि उनके स्वार्थों की पूर्ति होती रहेगी या बीजेपी के साथ रह करके उनका राजनीतिक लाभ होता रहेगा। राहुल गांधी ने जो अपना अभियान शुरू कर रखा है वो दिन प्रतिदिन बीजेपी की विश्वसनीयता को कम करता जा रहा है। राहुल गांधी ने जो काम किया वो किया पब्लिक कनेक्ट का, लोगों से मिलने जुलने का। एक ऐसा नेता जिसको बीजेपी यह बताती रही है कि यह ऐशो आराम में रहने वाले लोग हैं, सत्ता शासन में रह करके उसका दुरुपयोग करने वाले लोग हैं और सुख सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। यह लगातार नैरेटिव चलाती रही है बीजेपी। राहुल गांधी ने इन सभी नैरेटिव्स को तोड़ दिया। वो लगातार लोगों के बीच में उपस्थित है, जनता के सवालों को लेकर के सड़क पर है, जनता के सवालों को लेकर के वो संसद में है और लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। ये चुनौती बीजेपी के सामने है कि जो विश्वसनीयता खत्म करना चाहती थी राहुल गांधी की, वह विश्वसनीयता कई गुने रफ्तार से लोगों के बीच में पहुंच गई और उनको विश्वसनीय नेता मान लिए गए और लगातार लोग उनके प्रति अपना विश्वास बनाए हुए हैं। राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता इस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्यों हो गई? एक तो यह नैरेटिव राहुल गांधी ने खत्म कर दिया कि बीजेपी यह पराजय है। राहुल गांधी की इस लोकप्रियता ने यह नैरेटिव खत्म कर दिया कि मोदी मैजिक का कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी की इस लोकप्रियता ने इस बात को खत्म कर दिया कि ध्रुवीकरण के आधार पर बहुसंख्यक की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी सालों साल सत्ता में बनी रह जाएगी। ये जितने नैरेटिव बीजेपी ने बनाए थे पिछले 10 वर्षों में, उन सभी नैरेटिव्स को राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों से खत्म कर दिया। यह बीजेपी के सामने चुनौती है और यह जिस तरह के राजनीतिक माहौल को तैयार किया राहुल गांधी ने, इसकी एक परीक्षा अभी हो जाएगी 4 राज्यों में या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ सूझ नहीं रहा कि आखिर उसका काट क्या है। इसलिए नहीं सूझ रहा है कि आप लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों का कोई समाधान नहीं करना चाहते। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर यह कहेंगे कि नीट की परीक्षा को खारिज करना वह तर्कसंगत नहीं है, तो किसके साथ खड़े हैं आप? किसकी भलाई आप चाहते हैं? अगर आप राहुल गांधी लोको पायलट के बीच में जा रहे हैं और आप लोको पायलट की समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, लोको पायलट्स के ऊपर जो काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए आप तैयार नहीं है। आप इस खोज में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी का 1.5 घंटे का भाषण खोजो, उसमें कहां कहां गलतियां उसका उल्लेख करो और लोकसभा अध्यक्ष को एक नोटिस दो। राजनीति से नहीं चलती है। राजनीति से चलती है, आपकी लोकप्रियता तब नहीं रहती है जब आप लोगों के सवालों के साथ खड़े होते हैं। अगर सवाल पैदा किया राहुल गांधी ने
कि नीट का एक बड़ा मुद्दा है, मणिपुर का एक बड़ा मुद्दा है, किसानों के सवाल हैं, एमएसपी का सवाल है, उसका जवाब आपको दीजिए। और अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी होगी। और राहुल गांधी अपनी इस सक्रियता को लगातार बनाए हुए, लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि संसद का सत्र खत्म होने के बाद वो शांत हो जाए, वो रोज कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं। जिस जगह पे, जिस हाथरस में प्रधानमंत्री जी को पहुंचना चाहिए था, जिस हाथरस पे इस सरकार के तमाम वरिष्ठ नेताओं को पहुंचना चाहिए था, वहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। जिस मणिपुर में प्रधानमंत्री जी को पहुंचना चाहिए था, वहां 3 दिन राहुल गांधी रह लेते हैं। तो आखिर जनता किससे अपना लगाव महसूस करेगी? बिल्कुल, ये कोई जो लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ रही है वो हम और आप थोड़े बढ़ा दे रहे हैं। कोई आदमी तस्तरी में सपेट के थोड़े दे रहा है। लगातार हजारों किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले, लोगों के साथ मिलते हुए दिखाई पड़े, तब उन्होंने इस तरह की राजनीतिक विश्वसनीयता अपनी कायम की है। लोग एक विश्वास भरी निगाह से उनको देखने लगे कि एक ऐसा नेता जो हमारी समस्याओं के लिए लड़ रहा है और उन समस्याओं का समाधान भी करना चाहता। ये उनकी स्थिति बन गई। अब आप जो आपने कहा कि लालू जी का जो भाषण, लालू जी का भाषण कोई असंगत बात नहीं है। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद ये स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। जो बीजेपी के सहयोगी हैं, उन बीजेपी सहयोगियों के मन में एक विश्वास की स्थिति बनने लगेगी कि आखिर हम इनके साथ बने रह करके आपको मिलने वाला क्या है। महाराष्ट्र की स्थिति क्या बनती चली जा रही है? कब एनसीपी अजीत दादा पवार छोड़ करके चले जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उनको लग गया कि अगर वह बीजेपी के साथ रहेंगे तो अपनी राजनीतिक जमीन को बचा नहीं रख सकते। शिंदे साहब के परिवार के जो लोग हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं, उनको लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव में उनकी क्या स्थिति बनेगी। क्यों लोग उनको छोड़ के नहीं चले जाएंगे? अगर उनकी राजनीतिक ताकत बनी नहीं रह सकती या अपनी राजनीतिक जमीन को अपने साथ बनाए नहीं रख सकते। तो जिस तरह की चुनौतियां राहुल गांधी ने खड़ी की, पहला सवाल कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उस पर सरकार चुप है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। प्रशांत जी ने कहा कि 2014-2019 के बीच में एक सोच, अरे नाम बदल देना कौन सी सोच होती है? नीति आयोग को खत्म करके, योजना आयोग को खत्म करके आपने नीति आयोग बना दिया। हासिल क्या हुआ? आपने अन्य संस्थाओं को खत्म करके कोई नए नाम दे दिए। हासिल क्या हुआ? उस दौर में भी कोई ऐसी आर्थिक नीति नहीं दी सरकार ने जिससे जनता के बीच में जो आर्थिक विषमता थी या आर्थिक संकट था उसका समाधान दिखाई पड़े। और लोग, इस देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आर्थिक संकट से निपटने के लिए या आर्थिक समस्याओं से जूझने के लिए एकदम आंख बंद कर ले या उसको नकार दे। आज ब्रिटेन की सरकार की क्या स्थिति हुई? अगर आप आर्थिक सवालों के साथ खड़े नहीं होंगे तो जनता आपको एकदम उस स्थान तक पहुंचा देगी जहां के लिए आप अपने सोचने के लिए भी आप तैयार नहीं है कि यह दशा मेरी हो सकती है। वही स्थिति इस समय बढ़ती हुई आर्थिक विषमता इस देश में, जिसको कम करने की कोई कोशिश नहीं चल रही है। यह बहुत बड़ा सवाल है। और आप जितने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही थी सरकार, सभी नैरेटिव फेल है जी। आपका ध्रुवीकरण फेल हो गया, आपका मंदिर फेल हो गया, आपका राष्ट्रवाद फेल हो गया, आपका हिंदुत्व फेल हो गया। इसलिए फेल हो गया कि लोगों के जो जीवन के वास्तविक सवाल थे वह इन मुद्दों से ज्यादा भारी। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जनता से सीधे जुड़ने की उनकी कोशिश, लोगों के आर्थिक सवाल और उनके सहयोगी दलों में अपनी राजनीतिक जमीन को लेकर के एक असुरक्षा का भाव इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ब्रिटेन का आप जिक्र कर रहे थे। ब्रिटेन में आप जानते हैं कि 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और उसको हार मिली है और अब की बार 400 पार का नारा हिंदुस्तान में बुलंद हो नहीं पाया, लेकिन वहां पर ब्रिटेन में वो नारा बुलंद हो गया है। 412 सीटें लेबर पार्टी को मिली हैं और ऋषि सुनक ने, भारतीय मूल के हैं आप जानते हैं, ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है ब्रिटेन में। तो 400 पार वहाँ बुलंद हो रहा है। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी राइट विंग कहलाती है। जहाँ जहाँ दुनिया में एक राइट विंग का उभार हुआ था, हमारे यहाँ भी, अपने देश में भी उभार है, राइट विंग ही है बीजेपी। और 14 साल बाद वहाँ पर वो किला ध्वस्त हो चुका है ब्रिटेन का।
और यहाँ लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बहुत जल्दी सरकार सत्ता जाने वाली है नरेंद्र मोदी की और फिर से चुनाव होने वाला है। इसके मायने हम ढूंढने खोजने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और साथ में जो ये दावा किया गया है, जो हम लिख भी रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, ये दावा हमारा नहीं है, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, इसकी तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या सचमुच अगस्त में गिर जाएगी ये एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना होगा अगस्त में, जैसा कह रहे हैं आज अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव कह रहे थे। उसके क्या मायने हैं और क्या मायने हैं दूसरे ढंग से देखा जाए तो बैसाखियों के क्या मायने हैं इन सब के बीच विपक्ष के और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के, ये सब देखना समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई समय नहीं है हाथरस जाने का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राहुल गांधी उधर हाथरस या उसके बारे में बात कर रहे थे जहां की घटना और 125 लोग लगभग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके एक भगदड़ के कारण, तब नरेंद्र मोदी जी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दे रहे थे। अच्छी बात है, बधाई दीजिए, लेकिन थोड़ा समय हाथरस के लिए भी निकालिए। और हाथरस पहले से भी कई बार अलग अलग सुर्खियों में बना रहा है, लेकिन अच्छी सुर्खियां रहती तो अच्छा रहता। अनिल जी, आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जरा समझना चाहता हूं, अनिल जी, क्या कुछ देखा जाए, कैसे देखा जाए देश की सियासत में ऐसे बयानों को, किस हिसाब से आप देखते हैं जहां सरकार अब तब में है? ये कोई मतलब डेडलाइन कहना मुश्किल है कि अगस्त में गिर जाए। जो उन्होंने कहा है उनका अंदाजा जो देश की स्थिति है और जो एनडीए की स्थिति है बीजेपी की, उसके आधार पे कहा है। तो इसीलिए उन्होंने मतलब अंदाजा एक तरह से इसको स्पेकुलेशन के ही ये में रखा जाए, लेकिन उसके कॉन्क्रीट बेसिस है, तो उसका ठोस आधार है। ठोस आधार ये है कि एनडीए एकदम क्राइसिस में है। एनडीए एक तो एनडीए जो है वो कोई कोहेसिव और ये नैरेटिव के हिसाब से या आइडियोलॉजी के हिसाब से कोई कोहेसिव अलायंस नहीं था। उन्होंने ज़्यादातर तो ईडी और इसके सीबीआई की वजह से था। बिहार में अब किस वजह से गए नीतीश कुमार, ये अभी तक किसी को पता नहीं चला कि अभी का ट्रिगर क्या था। लेकिन जो लोग का स्पेकुलेट करते हैं उसमें एक तरह का किसी न किसी तरह से अप्रत्यक्ष दबाव की बात करते हैं। तो वो भी मतलब जो अलायंस है उसकी कोई नैरेटिव नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। जेडीयू कभी भी कोई एंटी मुस्लिम पीरियड में इनके जो इनका मुहिम चलती है उसमें साथ नहीं देने वाला है। टीडीपी तो ऑलरेडी उस मुहिम में है ही कि उनको एकोमोडेट किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। और महाराष्ट्र में भी जो शिवसेना और एनसीपी को उन्होंने सीट कम है उनके पास, लेकिन जो भी सीटें आई है गैर बीजेपी पार्टियों को, शिंदे के गुट को या अजित पवार के एक व्यक्ति को, वो भी कोई कंफर्टेबल है या किसी वजह से उनके साथ है, किसी बड़ी वजह के साथ या किसी आइडियोलॉजिकल इशूज के कारण वो नहीं है। तो इसीलिए एनडीए का अगर पूरा सिनेरियो देखेंगे तो वो काफ़ी मतलब ये है बिखरा हुआ है। अब है सवाल क्या कि ये जो डिमांड आ रहा है, अभी दो जगह के एक डिमांड की चर्चा हम लोगों ने एक जगह की चर्चा नहीं की, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी लंबे समय से ये बात आ रही है कि महाराष्ट्र जो इकोनॉमिकली उसका नीचे जा रहा है, उसके यहाँ से लोग ये क्या कहते हैं इंडस्ट्री जा रही है, उसको रोका जाए, ये डिमांड है। और ये एक तरह से कंसेंसस है, इवन बीजेपी में भी है कि महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्रीज है उसको आप गुजरात नहीं ले जाइए। महाराष्ट्र का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ कि महाराष्ट्र और ये बिहार, मतलब बिहार में बाद में, महाराष्ट्र में पहले चुनाव होने हैं, तो वहाँ उसके उनको देने के लिए भी कुछ नहीं है। और जो इकोनॉमिक सिचुएशन मैं देख रहा हूँ या जो सब लोग समझ रहे होंगे, उसके आधार पर ना वो स्पेशल स्टेटस को तो छोड़ दीजिए, कुछ स्पेशल देने की स्थिति में नहीं है। न बिहार को दे सकते हैं, न इसको आंध्रा को दे सकते हैं। तो उन दोनों का डिमांड तो समझिए कि कोई चांस ही नहीं है। और बिहार के लिए मजबूरी है कि अगर वो ये डिमांड वगैरह कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे तो उनके लिए सरवाइव करना, मतलब कि पॉलिटिकली इलेक्शंस में जाना मुश्किल होगा। तो इन परिस्थितियों में ये जो कहा सुनील जी ने वो सही कहा कि वो लोग क्यों इनके साथ रहेंगे, ये सोचना है। तो आंध्रा में तो मान लिया अभी इलेक्शन नहीं है, लेकिन बिहार वाले के लिए तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है। और उस पर जो पुल गिर रहे हैं और इस तरह के जो स्थितियां आ गई है, तो इसके लिए अगर नया कुछ इकोनॉमिक पैकेज या कुछ भी मिलता हुआ दिखे, ये नीतीश जी के लिए बहुत आवश्यक है। अदरवाइज वो
अपने को ये नहीं कर सकते। दूसरी एक और बात कहूंगा, देखिए डेमोक्रेसी में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन ये है कि ये गवर्नमेंट जो है चलाने में ये पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं। अभी तक आप देखिए कि जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, मतलब उनकी कोई पार्लियामेंट्री पार्टी अलग से, बीजेपी एक पार्टी है, ये खुद मोदी जी स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। तो आप समझिए कि जो लेजिटिमेसी हासिल करना चाहते हैं वो पहले तो अपनी पार्टी से उनको लेजिटिमेसी हासिल करनी है, वो लेजिटिमेसी नहीं कर रहे हैं। एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं, एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की अलग से मीटिंग जिसमें कि कोई प्रस्ताव हो या कुछ समर्थन हो नहीं किया उन्होंने। तो आप एक तो ये है, दूसरा है क्या कि जिस तरह से संसद में कुछ हुआ है उससे आपको क्या लग रहा है क्या कि कोई भी कॉरपोरेट है या जो जिसका स्टेक होल्डर कहते हैं, जो इकोनॉमी में जिनका स्टेक है, वो लोग क्या खुश हैं? उनको लगेगा क्या कि लग रहा होगा कि अगर ये रवैया अगर इनका है तो कब तक ये अपने को इकट्ठा रख पाएंगे? तो वहां भी उनका प्रॉब्लम है। तो पूरा एक और दो पब्लिक में न ये बेरोजगारी पर कोई एड्रेस करने की स्थिति में है। अब इसमें कुछ लोक लुभावन जिसको कहते हैं वो अगर कुछ प्रोग्राम दे दें बजट में तो उसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन देने की स्थिति में है नहीं है। इकोनॉमी की हालत बहुत वैसी है नहीं। डॉलर की स्थिति देख लीजिए, पेट्रोल प्राइसेस की स्थिति देख लीजिए, और जो प्राइस इंडेक्स है उसकी स्थिति देख लीजिए, तो वो सब भी कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है। ये जो सिर्फ इसके स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने को, इसके आधार पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हमको लग रहा है कि ओवरऑल जो एक क्रेडिबिलिटी लॉस, पॉलिटिकल ये क्या कहते हैं मिसमैनेजमेंट या समझिए बिखराव, ये सारा कुछ है। तो हमको लग रहा है कि एक जो कहते हैं कि आप एक पुराने मतलब सीजन पॉलिटिशियन के रूप में उसको कैलकुलेट कर रहे हैं लालू जी, और उसके आधार पर उन्होंने ये कहा है, इसीलिए मतलब उसके ठोस आधार है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, राहुल गांधी की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। एक स्टूल दिया जाता है बैठने के लिए, उसको धीरे से खिसकाते हैं, बैठते हैं और सबको बुलाते हैं, वहीं उन सबके साथ ये तस्वीर आज काफ़ी वायरल है। जिस तस्वीर को बार बार आप देख रहे हैं, यहाँ से सुबह यानी आज दिन की शुरुआत होती है राहुल गांधी की, और इसके बाद लगातार, और ये कितना परेशान करते हुए नज़र आते हैं आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को। पहली बात, हालांकि इस पे कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसलिए चर्चा क्योंकि जब तक जो सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि आज की तारीख में गारंटी नहीं है कि ये अगस्त में सरकार गिरेगी या कल गिर जाएगी, कभी भी गिर सकती है। उस लिहाज से इनका क्या रोल आप देखते हैं राहुल गांधी का? राजीव जी देखिए, अगर हम शुरुआत यहाँ से करें, आपने जो लिखा है कि अगस्त में गिर जाएगी एनडीए सरकार, जैसा हमने नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा, हाँ वही कहा, हमने नहीं लिखा। हम तो एक क्वेश्चन मार्क हम पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं, माफी चाहूंगा, हमने नहीं लिखा। ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, हम एक क्वेश्चन मार्क के साथ लिख रहे हैं कि क्या सचमुच ऐसा होने जा रहा है? आप महानुभावों से उस पर हम सवाल कर रहे हैं। जी मैं वही कह रहा हूं, और मैंने उनका नाम भी लिया कि लालू प्रसाद यादव को हमने जो कोट किया है, तो ये सोचना होगा दो कारणों से इस बयान का बड़ा महत्व है। पहली बात है कि लालू प्रसाद जो सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने एक लंबा संसदीय इतिहास देखा है, देखा क्या है, उसके बहुत भागीदार रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है उन्होंने। लेकिन दूसरी बात देखिए, जब भी ये सरकार गिरेगी तो उसका एक जो पाया है वो बिहार में ही गिरेगा, और वैसे भी बिहार इस समय रिकॉर्ड तो कायम कर ही रहा है, पुलों के पाए गिरने के जो रिकॉर्ड है, उसी हिसाब से अगर कहीं से गिरेगी तो आंध्र प्रदेश से गिरेगी, एक पाया गिरेगा, और दूसरा बिहार में ही गिरेगा। हो सकता है कि इस बीच उनके पास भी कुछ इनपुट्स आए होंगे कि देखिए कहां से मामला बिगड़ेगा। अब अगर नीतीश, अब हमारे जो तेलुगु देशम वाले जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो अगर विशेष पैकेज की मांग करेंगे तो क्या नीतीश बाबू पीछे रहेंगे और वो कहेंगे हमारी तो बहुत लंबे समय से मांग रही है? और नंबर 2, हमने अगर एनडीए ज्वाइन किया है, तमाम आपके द्वारा अपमानित होने के बाद भी आप याद कीजिए कि क्या क्या नहीं कहा गया था चुनावी रैलियों में मोदी जी द्वारा, इनके बारे में, चंद्रबाबू नायडू के बारे में,
कि इनका तो ये बहुत मुझसे सीनियर है, इन्होंने अपने ससुर के पीठ में छुरा भोंका है वगैरह वगैरह सब। इसके बावजूद जब उन्होंने हाथ मिलाया है एनडीए से, तो इसका मतलब है कि अगर आप वहां पर उनको देते हैं कोई पैकेज, विशेष पैकेज, तो बिहार जो है वहां पर असंतोष निश्चित रूप से होगा। और नीतीश बाबू उसके बाद अगले साल चुनाव में कैसे जाएंगे जनता के बीच, अगर ये पैकेज देखिए, चंद्रबाबू नायडू बहुत अच्छे बार्गेनर हैं और इस मामले में वो ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में भी है क्योंकि उनके पास सांसद भी ज्यादा है, जबकि नीतीश कुमार जो है वो पूरा का पूरा एक तरह से अपना नाम खराब करके एनडीए के साथ आए हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू जो है वो बहुत शान के साथ आए हैं। मतलब वो खुद गए हैं नीतीश बाबू और इधर चंद्रबाबू जो है एक तरह से बुलाए गए हैं। तो ये जो फर्क रहेगा वो निश्चित रूप से रहेगा। चंद्रबाबू की अगर मांगे पूरी नहीं होती तो ये जो पाए हैं दोनों वो खिसकेंगे, एक आंध्र प्रदेश में भी खिसकेगा और दूसरा जो वो है, अब देखिए अगस्त में होगा या पहले होगा या जब भी होगा, लेकिन इस सरकार के बारे में हम जानते हैं कि यह सरकार बनने के पहले ही ये बात शुरू हो रही थी कि ये सरकार चलेगी कब तक, ये अभी भी बातें की जाती हैं। मतलब अगर इस सरकार को कहीं आपको पैकेजिंग करके भेजना होगा तो आपको उस पैकेट के ऊपर लिखना होगा हैंडल विद केयर, अंदर बहुत ही नाजुक सामान जो है वो जा रहा है, आप ये मान के चलिए। तो निश्चित रूप से बहुत ही नाजुक इसमें तो है ही। दूसरी बात, राहुल गांधी की जो आप भूमिका है उसके बारे में देखिए, परसेप्शन कितना जबरदस्त बदला है। आप याद कीजिए 1 साल 1.5 साल पहले जब वो सड़क पे जाते थे, किसी मोटरसाइकिल वाले मैकेनिक के पास बैठते थे, किसी के पास मजदूर के पास जाते थे, तो बहुत सारे लोग जोक करते थे, कार्टून्स आते थे, वो कहा करते थे कि देखिए मोदी साहब ने एक युवराज को सड़क पर ला दिया। और आज स्थिति ये है राजू जी कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा खूबसूरत कार्टून छपा है, उसमें एक यंग लड़का पहुंचा है और वो इनको कहता है राहुल गांधी को कि क्या आप मुझे कुछ जॉब दिला सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं जॉबलेस हूं, मेरा काम छूट गया है। तो पूछता है पहले तुम किस इंडस्ट्री में काम करते थे। तो लड़का कहता है लड़का कि मैं पहले पप्पू जोक्स इंडस्ट्री में का मजदूर था, मैं उसमें काम करता था। मतलब जो लड़के छोकरे 18 साल 20 साल 22 साल के लड़के जो पप्पू के नाम से जोक्स उड़ाया करते थे, आज बहुत सीरियसली 2 रुपए वाला ट्रोलर, ये 2 रुपए वाले, जी आपने और स्पष्ट रूप से उनका रेट भी बता दिया। मैं नहीं जानता कि इस समय 2 रुपए का भुगतान ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। लेकिन दूसरी बात, अब राहुल गांधी जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, दीपक जी कॉन्ट्रैक्ट कितने पे होता है, पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, वो अब तो वही बताएं जो राहुल गांधी से नौकरी मांग रहे हैं। जी। और आज एक जिस मजदूर के साथ भी उन्होंने बात की, मैं हाथरस के बाद में आता हूं, वो अब हाथरस वाले जो हैं, चाहे ये जो मजदूर हैं, ये किसके वोटर थे, ये आज से कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले तक जो थे, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के बाकायदे वोटर्स थे। और जो हाथरस के सत्संग में जिनका नुकसान हुआ है, अनफॉर्चुनेट घटना है, वो बहुत दुखद घटना है। जितने भी हमारे देश में बाबा संत इस प्रकार के जो प्रवचन दे रहे हैं, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे जो भी हो, इसमें 99 मेरे ख्याल से 99% जो थे सारे के सारे बीजेपी के ही वोटर्स हैं। लेकिन जाना किसको था, जाना था जैसा कि सुनील शुक्ला जी ने कहा कि मोदी जी को जाना था, लेकिन जा रहे हैं राहुल गांधी। तो ये बड़ा निश्चित रूप से बहुत बड़ा एनकेश करेगा। जिस मजदूर के साथ जाके वो मिले हैं, तो मजदूर के साथ देखिए कैसे टाइमिंग है कि एक तरफ देश का सबसे बड़ा उद्योगपति राहुल गांधी के घर जा रहा है, जैसा कि कहा जा रहा है कि अपने लड़के के शादी का इनविटेशन लेके, ठीक उसी दौरान राहुल गांधी जो है अपने घर से निकलकर जो है वो मजदूर से मिलने जा रहे हैं। ये कंट्रास्ट जो है सिर्फ इसलिए नहीं है केवल दिखाने के लिए, ये बता रहा है कि अप्रोच क्या है। अप्रोच यही है कि राहुल गांधी ने जमीन पकड़ ली है, धरती पर चल रहे हैं। ऐसे ही हाथरस जाने की बजाय मोदी जी जो है वो क्रिकेटरों के साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं। जिस मजदूर के साथ राहुल गांधी ने बात की, अभी कुछ दिन पहले ही सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है कि पिछले 7 सालों में 18 लाख असंगठित क्षेत्रों के छोटे छोटे उद्योग धंधे जो है वो बंद हो गए हैं और 54 लाख मजदूर जो है वो बेकार बैठे हैं। तो वो जो आदमी बता रहा है, मजदूर बता रहा है कि हमको 8 दिन काम मिलता है, उसके बाद कई दिन काम नहीं मिलता, ये उसी असंगठित क्षेत्र, ये जो आदमी बता रहा है ये बहुत सही जानकारी दे रहा है कि हमको कुछ दिन काम मिलता है। पूरे देश की हालत है। मैं जैसे रायपुर में भी देखता हूँ, छोटी छोटी जगह पे देख रहा हूँ, वहां पे जगह जिसको चौड़ी बाजार कहते हैं, कहीं पर लेबर चौक कहा जाता है जैसे चंडीगढ़ में, तो वहां पर आप ऐसे मजदूरों को देखेंगे जो सुबह बेचारे आते हैं, टिफिन लेके आते हैं,
या नहीं लेके आते, सारे दिन रहते हैं, शाम को चले जाते हैं। कुछ 2-4 लोगों का काम मिल जाता है, एक व्यक्ति मजदूर ढूंढने जाता है तो वहां पर 50-60-100 लोग जो है उसको घेर लेते हैं। इस स्थिति में राहुल गांधी जो है वो सबकी लोकोमोटिव की भी समस्या सुन रहे हैं, वो लेबर के साथ भी काम कर रहे हैं, सब तरफ जाकर वो जो देख रहे हैं, ये बड़ी परेशानी की जो है वो बात है। अंतिम बात, किस प्रकार से झूठ एक्सपोज हो रहा है और किस प्रकार से अब जो झूठ फैलाने वालों को लोग पकड़ रहे हैं। अजय कुमार जो शहीद है अग्निवीर, उसके गांव में जब गया एक पत्रकार गोदी मीडिया का, तो उसकी मां ने, अजय कुमार की मां ने और उसकी बहन ने उसको भगा दिया, ये कह के कि आप झूठ फैलाने में जो है वो सरकार का साथ दे रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि 50 लाख जो है बैंक इंश्योरेंस का मिला है और 48 लाख जो है राज्य सरकार ने दिया है, तो केंद्र से हमें क्या मिला है। जिस प्रकार से मोदी साहब का इस प्रकार का और भारतीय जनता पार्टी का सारा जो है एक्सपोजर लगातार हो रहा है, यही धीरे धीरे जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये जो लालू प्रसाद यादव का कहना है वो सही है, एक तरह से वो देख रहे हैं कि कितना लंबे समय तक जो है जो मोदी का जो बचा खुचा जो भी असर है वो खत्म होगा। कहीं न कहीं एक उसका अंत इसलिए आवश्यक है कि मोदी जो है अब इन कम से कम 2 लोगों के सामने सस्टेन नहीं कर पाएंगे, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार, और वो दोनों भी जो है मोदी का साथ लंबे नहीं दे सकते। तो मेरा एक ऐसा अनुमान है कि लालू प्रसाद का जो स्पेकुलेशन है, उन्होंने जो अनुमान लगाया है कि अगस्त में गिर जाएगी सरकार, निश्चित रूप से बजट का भी इस बीच जो आएगा सत्र आएगा, उसमें किसको क्या पैकेज मिलता है ये बात सही हो जाएगी। और पैकेज देने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है, ये बात निश्चित है, क्योंकि 2 राज्यों को अगर आप पैकेज देते हैं तो सारे राज्य में, और बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं जहां लगातार नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्य हैं वो भी कह रहे हैं, बहुत सारे राज्यों से मांग उठेगी और उस दबाव को मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार जो है वो झेल पाएगी। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगस्त में मानसून सेशन यानी बजट सत्र होना है उसमें, और पूर्ण बजट लेके आएगी सरकार, और उसके बाद क्या कोई यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्या यहाँ से परेशानियाँ नरेंद्र मोदी की सरकार की एनडीए सरकार में बढ़ेगी, ये सब कुछ तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले से जो स्पेकुलेशन है और उसमें लालू प्रसाद यादव जो अपनी बात कह रहे हैं उसके बहुत सारे मायने हैं, उसको ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं। और साथ साथ देश में जो कुछ चल रहा है, राहुल गांधी की जो गतिविधियां हैं उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। कल राहुल गांधी जा रहे हैं गुजरात, और राहुल गांधी का पूरा जो गुजरात का है 1 बजे गुजरात पहुंचेंगे, और लगातार 1:30 में फिर कांग्रेस के नेताओं को, वर्कर्स से मुलाकात करेंगे, फिर 2 बजे 2:30 बजे, ये सारे कार्यक्रम उनके आ गए हैं कि कल क्या क्या करने वाले हैं गुजरात में। और राहुल गांधी अभी आपने सुना था भाषण दे रहे थे सदन के अंदर, और उन्होंने कहा था कि लिख के रख लो, इंडिया गठबंधन गुजरात में आपको हराने जा रहा है। हालांकि गुजरात में अभी 4 साल बाद चुनाव होना है, लेकिन गुजरात पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। उससे पहले क्या देश में दोबारा चुनाव हो जाएगा? अमरेंद्र उपाध्याय जी। हो सकता है राजीव जी, दोबारा चुनाव भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि दोबारा चुनाव ना हो, सरकार सिर्फ पलट जाए, सिक्का पलट जाए, ये भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती है, हो कुछ भी सकता है, क्योंकि ये सरकार जो है वो लगातार अस्थिर है, इसमें तो राजीव जी कोई शक और शुबा नहीं है। और जिस दिन इस सरकार की बुनियाद पड़ी उसी दिन से अस्थिर समझी जा सकती है। 4 जून सन 2024 से ये सरकार लगातार अस्थिर ही दिखाई पड़ रही है। और अगस्त की बात जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, तो उसके पीछे उनका गणित मुझे लगता है शायद यही है कि जब बजट पेश होगा और बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के आर्थिक पैकेज की बात नहीं आएगी, तो फिर दोनों दलों के ऊपर दबाव होगा, तेलुगु देशम और नीतीश कुमार दोनों के ऊपर, कि वो अपने राज्य में राजनीति किस तरीके से करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों का उनको क्या लाभ मिल रहा है। यानी नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के संबंध है या चंद्रबाबू नायडू से, उसका फायदा नरेंद्र मोदी को तो मिल रहा है, यानी कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसको तो फायदा मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को मोदी जी की दोस्ती का क्या लाभ है? सवाल तो ये है ना, जब कोई भी दोस्ती होती है, खासतौर से राजनीति में होती है, तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लेके होती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर आपको सहयोग दे रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, तो बदले में आप उन्हें क्या दे रहे हैं? बदले में आप उन्हें झुंझुना दे रहे हैं कि चांद पे ले जाएंगे आप चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को। जी, तो चांद पे तो जाना नहीं है चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को। राजनीति करनी है उन्हें आंध्र प्रदेश में और बिहार में, तो आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए आप क्या दे रहे हैं, इस पे मामला आकर के अटक सकता है। अब वो अटकेगा नहीं अटकेगा वो अलग का मसला है राजीव जी, बाकी दोनों की क्या क्या डीलिंग्स हुई है और क्या जनता को मूर्ख बनाया जाना है वो अलग का मसला है।
कि कौन किस तरीके से जनता को मूर्ख बना रहा है। लेकिन अगर मूर्ख बनाने का कार्यक्रम भी है राजीव जी, तो मूर्ख बनाने की एक सीमा है, और तभी तक है कि जनता जब तक ये ना समझे कि उसको मूर्ख बनाया जाना है, और जनता अगर ये समझ लेगी कि उसको मूर्ख बनाया जाना है, तो उस मूर्खता का परीक्षण जो है वो तो बिहार में पहले हो जाना है। तो बिहार में परीक्षण उसका ना होने पाए, तो इसलिए सरकार के सामने संकट है, और देखना ये है कि कौन जो है एक दूसरे को मूर्ख बना रहा है और कौन ज्यादा चतुर है जो दूसरे को मूर्ख साबित करता है। तो ये राजीव जी कुल मिलाकर के मूर्खों की पार्टियां जो है उनके बीच का मामला हो सकता है कि कौन किसको मूर्ख बनाए और कौन किसको जो मूर्ख है, ये उनके बीच का मसला है। लेकिन इतना तय है कि सरकार जो है वो अस्थिर है और कभी भी गिर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अब किस तरीके से सरकार चला रहा है, मोदी जैसे धमका रहे थे सबको कि ईडी सीबीआई, तो हो सकता है ईडी सीबीआई के जरिए जो है वो चंद्रबाबू नायडू को भी धमका रहे हो, नीतीश कुमार को भी धमका रहे हो, क्योंकि भ्रष्ट तो उन दोनों के लिए कहा था। नीतीश कुमार का डीएनए पे सवाल उठाए थे और चंद्रबाबू नायडू के लिए तो बाकायदा कहा था कि वो भ्रष्ट है। 2019 का उनका भाषण खूब वायरल हुआ वो लोकसभा चुनाव के दौरान। तो अब वो हो सकता है उनको भी धमका रहे हो, लेकिन ये कि वो धमकी काम करेगी या नहीं करेगी, अब ये देखना है राजीव। तो कुल मिलाकर के धमकी पर टिकी हुई सरकार जो है तो धमकियों पे ही चल रही है और धमकियों से ही इसका कुछ दोहन होता है। तो अब देखना ये कि धमकियां किसकी कारगर है, मोदी जी की धमकियां कारगर होती है या नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू? जी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी, इन सब की कहानी, और खूब इसकी कहानी, अभी इन सब की कहानियां चलेंगी, और उसके साथ साथ सरकार आगे कैसे बढ़ती है, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, और कैसे लालू प्रसाद यादव अपनी बात रख रहे हैं, और बिहार से लेकर दिल्ली तक जो हलचल है, इसमें जो घटना, जो भगदड़ वाली घटना, और उसमें राहुल गांधी का पहुंचना आज सुबह सुबह, उसके क्या मायने हैं, इन सब की चर्चा हम कर रहे हैं। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं नवेंदु जी, आप उस समय अपनी बात रख रहे थे और जाति आधारित जनगणना की बात आप कर रहे थे, जरा वहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइए, और जो पॉइंट्स आप दे रहे थे, चूंकि वो थोड़ा डाइवर्ट हो रहा था, माफी चाहूंगा, इसलिए आपको रोका था ताकि तमाम साथियों के विचार भी आ जाएं। अब जरा उसको, क्योंकि और देखिए किसी भी साथी ने वहां तक उस विषय को टच नहीं किया, इसलिए बेहतर है आप उसको टच कीजिए कि यहां एक मसला ये भी है जिसको लेकर आप कह रहे थे, और उसमें बुरी तरह फंसे हुए नीतीश बाबू नजर आते हैं, इसलिए भी जरूरी है इस पर चर्चा करना। नवेंदु जी, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, और ये उनके आप कहें कि पूरे राजनीतिक जीवन के जीवन मरण का प्रश्न है ये। और बिहार की राजनीति से ही उन्होंने अपनी हैसियत देश की राजनीति में बनाई, इसलिए भी ये काफी उनके लिए अहम है। तो देखिए, ये दो बातें मैं अंदर की बताना चाहता हूं, जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो की बात है या अंदर खाने की बात है, वहां से बात मैं ये शुरू करना चाह रहा हूं इस पॉइंट्स को। देखिए, अभी संजय झा आए हुए हैं बिहार, लौट कर आए हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद, और संजय झा जो कि पुल है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच, और नीतीश ने एक बहुत टैक्टिकल डिजाइन किया है उस तरीके से, या कहें कि नरेंद्र मोदी की चाहत को पूरा किया है। तो अभी है कि वो ढिल्ली छोड़े जा रहे हैं, मतलब वो आकाश में उड़ाते जा रहे हैं अभी पतंग। तो उन्होंने मान लिया साहब संजय झा को ही बना दिया गया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और उन पर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी क्या है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाओ अथवा विशेष पैकेज दिलाओ। दूसरी जो सबसे अहम जिम्मेदारी है वो है कि जातीय जनगणना के सवाल पर जो 65% आरक्षण बिहार ने जो बढ़ाया, और कुल मिला के वो 75% आरक्षण हो गया, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। आरक्षण जब पास हुआ और राज्यपाल का दस्तखत हुआ बिहार के, उसके बाद से ही सरकार, यह राज्य सरकार मांग कर रही है, तब तेजस्वी नीतीश की सरकार थी, कि इसको केंद्र जो है 9वीं अनुसूची में डाले। ये तब से ये मांग उठ रही है, लेकिन वो मांग नहीं पूरी हुई, तो नीतीश फिर पाला बदल के इधर आ गए बीजेपी के साथ। तब उनको उम्मीद थी कि ये मांग पूरी हो जानी चाहिए। तो ये मांग सबसे अहम है। तो विशेष पैकेज और विशेष राज्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है ये 9वीं अनुसूची में डालने का मामला, जिसके बारे में अभी जो संजय झा जो लौट कर आए हैं, उन्होंने जो ब्रीफिंग की है नीतीश कुमार को, और जो बातें यहाँ पर चल रही है राजनीतिक गलियारे में, वो निराशाजनक है। तो वो सिर्फ बिहार के बाढ़ के बारे में उनकी बात जो निर्मला सीतारमण से हुई है, उसके एक प्रबंधन को लेकर के बात हुई है, तो वो जो छुपा रहे हैं चेहरा ये लोग, वही की साहब बातें हुई है, और बाढ़ की भी बात हुई है, और भी बातें हो रही है, और भी बात, लेकिन क्लियर कट बात नहीं हो रही। तो नीतीश को तो ये पता है कि बीजेपी जातीय जनगणना के सवाल पर 9वीं अनुसूची में नहीं डालने वाली है, इसलिए कि वो राष्ट्रीय स्तर पर ही जातीय जनगणना का विरोधी है।
और तो इससे इसको बल मिलेगा दूसरे राज्यों को, और पूरी और भाजपा के विरुद्ध ये नीति मानते हैं भाजपा वाले, इसलिए कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, यहाँ जाति की राजनीति को मान्यता भला वो कैसे दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न नीतीश और लालू और पूरे जो सोशल जस्टिस की पार्टी है बिहार में, उनके लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और वैसे में नीतीश कुमार इसको लेकर के गंभीर हैं। तो इसमें होगा क्या, होगा ये कि नीतीश कुमार इन वक्त पर छोड़ सकते हैं एनडीए को, और वो छोड़ सकते हैं अगर, चूंकि राहुल गांधी ने ये वादा किया था चुनाव में कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराएंगे, और ये तो क्लियर है कि वहां कोई पेच नहीं है, और उन्होंने वो 9वीं अनुसूची में भी डाल देंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं तो उनको इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके और आगे जो भी एक तस्वीर बनती दिखाई दे रही है, तो एक फेस सेविंग भी रहेगा नीतीश का, सरकार गिरे या नहीं गिरे ये दिगर बात है, लेकिन एक फेस सेविंग भी रहेगा कि साहब वो नहीं मान रहे थे तो हम इधर जो मान रहे हैं उनके साथ आ गए। एक जो दूसरी बात आ गई है वो आ गई है कि देखिए एनडीए तो बन गया, ये कहीं से एनडीए की सरकार चल नहीं रही है, ये चल तो रही है मोदी की ही सरकार, और दिल्ली में ये दिखाई दे या ना दे, लेकिन अगर राज्यों में आप उतरे तो राज्यों में ये बखूबी दिखाई दे रही है, और कहीं कोई एनडीए का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई राय सलाह मशविरा कमेटी नहीं है, और जो फैसला हो एकला जो है वो बीजेपी अपने तरीके से ले रही है राज्यों में। अभी बिहार में 2 फैसले ऐसे हुए हैं जो कि बहुत ही नीतीश को परेशान करने वाले हुए हैं। वो एक तो ये है कि देखिए बीजेपी और नीतीश एनडीए में रहते हुए भी नीतीश हमेशा बीजेपी पर, ये राजनीतिक मैं गुणा भाग बता रहा हूं कि राजनीतिक गुणा भाग ये है कि नीतीश बीजेपी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए वो अपनी जितनी सीटें सजाते हैं या फिर जो प्रतिनिधित्व देते हैं वो अपना जो उनका जातीय जनगणना है उस आधार पर उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में भी सदन का नेता भी बनाया। तो उस हिसाब से अगर बीजेपी ने 2 भूमिहार मंत्रियों को बनाया है तो उन्होंने भी एक अपना भूमिहार मंत्री ललन सिंह को दिया। अभी क्या हुआ है कि एक कुशवाहा वोट को लेकर के बिहार में बहुत चर्चा रही इस चुनाव में, और उस चर्चा में कुशवाहा वोटों का बिखराव हुआ। उस बिखराव को जो है आरजेडी ने भी अपनी तरफ अपनी पाली में लिया इंडिया ने, और नीतीश कुमार ने भी लिया, बीजेपी को वो कुशवाहा वोट नहीं मिला। तो वो कुशवाहा वोट सबसे ज्यादा छिटका इधर क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि हार गए चुनाव काराकाट से, और जिन्होंने एक अलग राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपनी पार्टी बनाई है, और वो नीतीश के साथ उनका तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई चलता रहता है, तो वो नीतीश के पाले में या उनके कॉन्फिडेंस में नहीं है। लेकिन अभी जो है बीजेपी ने एक तरफा घोषणा कर दिया कि उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा रहा है और राज्यसभा में भेजा जा रहा है। ये बात बीजेपी का फैसला था, इसकी घोषणा सम्राट चौधरी ने कर दी, लेकिन इसकी एनडीए ने घोषणा नहीं की। तो ये बातें जो है, ये बड़े भाई छोटे भाई वाली भूमिका जो नीतीश कुमार का कॉम्प्लेक्स जो एक रहा है, पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स, वो इधर बहुत साल रहा है उनको। तो उनको लग रहा है कि हमारा एजेंडा भी फुलफिल नहीं होगा और हमारी राजनीति के हिसाब से भी नहीं चलेगा, कोई एनडीए नहीं चलेगा, चलेगा तो बीजेपी ही चलेगा। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी बजट जो आने वाला है, इस बजट में बजट तक इंतजार होगा। लालू के कहने का जो सबसे बड़ा वजह यही है कि बजट वो तय कर देगा कि क्या मिला बिहार को या क्या मिला आंध्रा को, और साथ ही 9वीं अनुसूची का मामला जो बिल्कुल दबाव बनाए हुए है बिहार सरकार, वो मोदी करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी तय हो जाएगा। तो ये एक बड़ी वजह है जिसके आधार पर लालू ने ये कहा, और चूंकि वो सरकार जब गिरेगी, एनडीए से हटेंगे लालू तो नीतीश तो जाहिर तौर पर बिहार में भी सरकार गिरनी है। तो एक बिहार में फिर से जो ताकत बनेगी महागठबंधन सरकार की, वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय सरकार को भी पुश करेगी जी। ये पूरी कैलकुलेशन जो समझ में आ रही है जी 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 बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स जो अभी यूरोप में कई सारे चुनाव हो रहे हैं, अमेरिका में चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव, उसका प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, और इधर ब्रिटेन के चुनाव की बात हम लोग कर ही रहे हैं, उसका भी असर पड़ते हुए देखते हैं क्या यहाँ हिंदुस्तान पर? बिल्कुल असर पड़ता है, और वो असर
दोनों तरीके से पड़ता है, सरकारों पे, पॉलिटिकल पार्टीज के कामकाज में, उनके हौसले पे, उनकी कैंपेन पे पड़ता है, और दूसरा असर पड़ता है जनता कैसे राय बनाती है। आज जो इंग्लैंड में चुनाव हुए, बड़ा उसमें 2-3 रेखांकित करने वाली जो बातें हैं, जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। कल वहां चुनाव हुए, एक ही दिन में सारे चुनाव हो गया, 650 लोकसभा सीटों का। ये तर्क हो सकता है कि इंग्लैंड जो है वो भारत से बहुत छोटा है, जनसंख्या कम है। आप उन राज्यों की तुलना करें जो इंग्लैंड के बराबर हमारे यहाँ, क्या वहां पे एक चरण में चुनाव हो गया था? रात के 9 बजे तक वहां पे चुनाव, मतदान हुआ। एक बार बैलेट पेपर में मतदान हुआ, ईवीएम पे नहीं हुआ। और कल मतदान हो गया, और आज सुबह भारत के समय के हिसाब से रिजल्ट सामने थे। वहां कोई सेंट्रल इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं कराता है। वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं या रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वो अपने अपने इलाकों का चुनाव कराते हैं। मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट वहां काउंटिंग में मौजूद होते हैं। और उनकी हाउस ऑफ कॉमन्स की, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स का, उनकी लोकसभा का ये चुनाव था, तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी इसकी सीटों का जो है कंपाइलेशन करती, किसने कितनी सीटें जीती और कितना स्मूथली होता है। किसी ने वहां पे ये भैंस चुरा ले जाएंगे आपकी, इस तरीके के बातें नहीं की। किसी ने ऋषि सुनक को, जो कि भारतीय मूल के हैं, उनको किसी ने नहीं कहा कि घुसपैठिया है। हमारे इलेक्शन में ये सब चीजें आई, तो हम लोगों को जरा देखना चाहिए कि हमारे इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि अब बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो आएगा राजीव जी, वो यही है जी। कि विपक्ष को ये तय करना है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम करें, फिर हम चुनाव में जाएं। और जो इंग्लैंड में चुनाव हुए, उसका एक रिफ्लेक्शन हमको लेना चाहिए कि कैसे वहां पे इतना स्मूथली बैलेट पेपर से चुनाव हुए, और एक दिन, जिस दिन चुनाव हुआ, उससे अगले दिन जो है वो 650 में से 658 सीटों के रिजल्ट हमारे सामने हैं। और एक और बड़ी रेखांकित करने वाली बात है कि एग्जिट पोल ने 410 सीटें बताई थी लेबर पार्टी की, 412 आई हैं। इतनी एक्यूरेसी, कोई स्टॉक मार्केट के लिए एग्जिट पोल नहीं किए गए वहां पे, कोई मीडिया ने, कोई किसी सत्ताधारी दल को ऊपर नीचे फायदा पहुंचाने के लिए एग्जिट पोल नहीं किए। ये सब हमको ध्यान देखना चाहिए कि कैसे, जब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हमारे पास हैं, इसकी विवेचना करनी चाहिए। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद ये बहुत सारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं, खासकर संवैधानिक संस्थाएं कैसे काम करेंगी, और मुख्य तौर पर चुनाव आयोग कैसे काम करेगा, इस पे अगर कोई ना कोई बात सामने आती है, उसके सुधार होते हैं। जो चुनाव आयुक्त पीछे के दरवाजे से चुने गए, इनको हटाया जाता है या इन पे नकेल कसी जाती है, तभी जाके विपक्ष को चुनाव में जाना चाहिए। तो यानी विपक्ष की एक प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए कि संवैधानिक संस्थाएं ढंग से काम करें, मीडिया ठीक से काम करे, चुनाव आयोग ठीक से काम करे, प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी, कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी बन के काम न करे। और उसके लिए इंडिया गठबंधन को चाहिए कि एक शैडो कैबिनेट बनाए, क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी अगर पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ से पॉलिसी पैरालिसिस है, जो उन्हीं लोगों का दिया हुआ एक नारा है, यहां तो एब्सेंट है, कोई पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं है। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कौन सा पॉलिसी डॉक्यूमेंट
या वादा या ब्लूप्रिंट सामने रखा देश के। तो जब तक आप देश के सामने देश की समस्याओं का एक ब्लूप्रिंट जनता के सामने नहीं रखते हैं, तब तक तो केवल राहुल गांधी की स्पीच में से कोई हिस्से काट कर उसको आप अपने आईटी सेल से उड़ा देंगे। इससे अब ये सब पुरानी बातें हो गई जी। अब जनता को इससे वो असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जनता के पास अब तमाम सारे दूसरे रिसोर्सेज से, इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज से तटस्थ चीजें, निष्पक्ष चीजें मौजूद हैं। तो उनको मालूम है कि राहुल गांधी ने स्पीच पार्लियामेंट में क्या दी है, अब बीजेपी कौन सा हिस्सा तोड़ मरोड़ के जो है वो पेश कर रही है। बहुत ही कोई कमजोर बुद्धि का व्यक्ति होगा शायद उसी को ये समझ में नहीं आएगा, बाकी लोगों को समझ में आता। तो इम्पोर्टेंट बात राजीव जी यहाँ पे ये है कि वैश्विक परिदृश्य तो अपनी जगह है और वो एक ट्रेंड दिखाता है, और ये ट्रेंड हमेशा से एक साथ रहा है। मतलब आप देखिए कि अगर कई चीज़ों को हम देखें कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद अचानक से जो है पूरे विश्व स्तर पर जो है वो अस्थिरता आई, विश्व स्तर पर जो है वो आतंकवाद आया। 20वीं सेंचुरी में डेमोक्रेसी कई देशों में एक साथ आई। अब हम देख रहे हैं कि जो दक्षिणपंथी, जिसका आप अभी कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे, यूरोप में दक्षिणपंथी कुछ ऐसे अंदेशा मिल रहा है, संकेत मिल रहा है कि दक्षिणपंथी एक समस्या वहां पे आ रही है। हालांकि अभी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अब लेबर पार्टी जीती है अमेरिका में, डेमोक्रेट्स हैं सत्ता में, उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है, क्योंकि लोग एक जैसे तरीके से, वैल्यूज एक तरीके से बदलती हैं। दूसरा कि एक आखिरी बात ये कि देखिए राहुल गांधी की विजिबिलिटी लगातार बनी हुई है चुनाव के बाद भी, और जिसको ब्रांड मोदी कहा जा रहा है और जिसको मोदी जी खुद पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर निशाने पर लेते हैं, वो कहते हैं इकोसिस्टम को एक खास तरीके से, खास अंदाज में कहते हैं इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम है मोदी जी का, वो इकोसिस्टम अब काम नहीं कर रहा है। वो आईटी सेल से झूठ वीडियो काट कर लगाने वाला जो इकोसिस्टम है वो नहीं काम कर रहा है। वो मीडिया के जरिए अभियान चलाने वाला इकोसिस्टम अब नहीं काम कर रहा है। बहुत सारे जो तरीके थे मीडिया के जरिए वो अब काम नहीं कर रहे हैं। तो और आरएसएस की तरफ से भी बहुत कुछ जो है वो खामोशी है। तो जो इकोसिस्टम उनके तरफ से था, और जो इंडिपेंडेंट राइटर्स, उद्योगपति जो लेख लिखते थे या बोलते थे पब्लिक डोमेन में, वो सब अब गायब हो चुके हैं। इसलिए राहुल गांधी जो ब्रांड मोदी को परत दर परत जो है वो उतार रहे हैं, और जिसका सबसे बड़ा हमला उन्होंने उनके हिंदुत्व के वर्जन पे किया लोकसभा में, ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन जो है वो चढ़ा हुआ रहेगा, और इलेक्शन का माहौल बने उसके पहले डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए दबाव बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, ज़रा आपसे इसमें एक पॉइंट और जोड़, मीडिया की जो बात है उसको भी ज़रा जोड़िए और फिर उसके बाद ज़रा विश्लेषण कीजिए, क्योंकि मीडिया का रोल क्या अब परिवर्तित दिखाई देता है? क्योंकि जो अभी ब्रिटेन का जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, और उसमें एग्जिट पोल की बात भी कर रहे थे, मीडिया में कुछ परिवर्तन अब यहाँ हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है 4 जून के बाद से? नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा तो मैं नहीं कह सकता। जो गोदी मीडिया जो कहा जाता था वो आज ही वही है। वह जनता के साथ आज भी नहीं है, मुद्दों की बात करता नहीं, तथ्यों से अवगत कराने का मीडिया का क्या रोल रहा है? इंटरटेन, एजुकेट, 2 मुख्य काम रहे हैं ना इंडिया मीडिया के पास। दोनों ना काम नहीं कर रहे हैं आप।
क्या यह मीडिया जो है, वैकल्पिक मीडिया की बात तो नहीं, वैकल्पिक मीडिया में भी कई लोग घुस गए हैं, लेकिन जिसको हम और आप, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता रहा है, आज भी कहा जाता है, वह क्या लोगों को सूचनाएं देने का काम कर रहा है? तटस्थ भाव से कर रहा है वो। कुछ लोग आप राहुल गांधी का भाषण अगर पार्लियामेंट में हो रहे हैं तो उसको कैसे नकार देंगे आप? लेकिन राहुल गांधी के भाषण को भी आप सत्तारूढ़ दल के लिहाज से अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो कौन सी आप भूमिका अदा कर रहे हैं? जो एक तटस्थ मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, या पीड़ित के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी बनती है, या सरकार से सवाल पूछने की जो जिम्मेदारी बनती है, किसी भूमिका में नहीं है वो। और इसका सबसे बड़ा, और जब वो नहीं है तो उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, वो कुछ भी राग लाता और को सुनने वाला नहीं है। अब आज क्यों स्थिति बन गई है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको देखने वाले कितने लोग हैं? वही लोग जो प्रतिबद्ध लोग होंगे वो देख रहे होंगे, बाकी तो कोई देख सुन नहीं रहा है आजकल। क्या मीडिया को लेकर के जो लोगों के मन में एक शंकाएं थी वो खत्म हो गई? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया का जो सार्वजनिक विरोध हो रहा था वो खत्म हो गया? क्या जो एक विश्वास का संकट मेन स्ट्रीम के साथ बना हुआ था उसमें कमी आ गई? कैसे कमी आ सकती है? अगर आप अपनी वास्तविक भूमिका, आप एजेंडा चलाने लगेंगे तो मीडिया कैसे हो सकते हैं? आप तो एजेंडा चला रहे हैं जी, और एजेंडा चला करके आप कुछ भी हो सकते हैं, मीडिया नहीं हो सकते। आप तमाम तरह की भूमिकाएं लोगों के पास होती है। एक इंडिपेंडेंट प्रो पीपुल मीडिया की जिम्मेदारी बनती है। सुनील जी, और सुनील जी, 1 मिनट रोकूंगा। एक मीडिया राहुल गांधी अपनी चला रहे हैं, इसीलिए जो आप और हम बात कर रहे हैं, इसीलिए। और राहुल गांधी ने अभी एक और वीडियो साझा किया है। उस वीडियो को ज़रा, चूंकि समय खत्म हो चुका है, लेकिन उस वीडियो को लाना बहुत ज़रूरी है। अग्निवीर का मसला, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी एक वीडियो बनाए थे और उसके बाद एक यहाँ सेना की तरफ से एक प्रेस रिलीज जनता के बीच रखते हैं, जारी करते हैं और बताते हैं कि नहीं 1 करोड़ नहीं बल्कि 1,65,00,000 रुपए हम दे रहे हैं या दे चुके हैं, उसमें से 98 लाख रुपए। उस पर राहुल गांधी ने फिर से भी काउंटर किया है। ज़रा उसको देख लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आपके पास आता हूं, अनिल सिन्हा जी के पास आऊँगा क्लोजिंग के लिए, लेकिन पहले देखते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में। नमस्कार। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। जो भी सानू पैसा मिला वो एक टाइम सोर्स मिला, हमें जो बेटे का करा था ICICI बैंक से है जी, एक जोड़ता इलाका फौज में सोर्स सिक्योरिटी जो भी होती है वो मिला है। कॉम्पनसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आज तक उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्यों नहीं मिला? आज तक उनके बैंक अकाउंट में सैलरी अरियर्स का पैसा क्यों नहीं मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला। सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सानू पेंशन लगनी चाहिए, साडा कार्ड वगैरह भी बनना चाहिए, कैंटीन कार्ड बनना चाहिए। जो भी पैसा सरकार वाला रहिंदा साडा सेंटर सरकार या केंद्र सरकार ने, जिदा राजनाथ ने बयान दिता ही भी 1 करोड़ रुपया भेज दिया गया शहीदों के परिवारों को, हमें वो भी नहीं मिला। सच्चाई ये है कि आज हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं, एक नॉर्मल जवान और दूसरा अग्निवीर। शहीद दोनों होंगे, मगर एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को पेंशन नहीं मिलेगी। एक को कैंटीन मिलेगी, दूसरे को कैंटीन नहीं मिलेगी। यह देश की सच्चाई है। अगर किसी ने देश के लिए अपनी जान दी है, उसका आदर होना चाहिए। सरकार जो भी कहना चाहती है कहे, सच्चाई ये है। सानू जी बिल्कुल न्याय चाहिए, सानू जो भी सहूलतां बन रही हैं वो मिलनियां चाहिए। देशवासियों, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, सेना का मुद्दा है, इसको मैं उठाता रहूंगा। इंडिया गठबंधन सेना को कमजोर कभी नहीं होने देगा। धन्यवाद। सुनील शुक्ला जी, इंडिया गठबंधन सेना को कमजोर कभी होने नहीं देगा, आखिर में कह रहे हैं, लेकिन पूरा खोल के कंपनसेशन क्या है और जो इंश्योरेंस से मिला है वो क्या है, दोनों फर्क को यहाँ बता रहे हैं राहुल गांधी। और अजय सिंह जो शहीद अग्निवीर, उनके पिता के बयान को भी यहाँ रख रहे हैं, क्या कहेंगे? सेना का जो बयान है राजीव जी, वही अगर आप पढ़ लीजिए तो ये जितनी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें उससे सत्यापित होती है। उस पूरे बयान में
कहीं भी अजय कुमार सिंह को शहीद नहीं कहा गया है, मार्टियर नहीं कहा गया है, फॉर सुप्रीम सेक्रीफाइस, वो तो सबके लिए है। आपने क्या उस बयान में अजय कुमार सिंह को शहीद कहा? क्या आपने उस बयान में कहा कि शहीद के रूप में सेना के कर्मियों को जो कुछ भी सुविधाएं मिलती हैं सब हम दे रहे हैं? जो एक शहीद को आर्थिक सहायता, उस के परिवार को जो आर्थिक सुरक्षा, उस परिवार को जो सामाजिक सुरक्षा एक सैन्य कर्मियों को मिलती है, वो आप दे रहे हैं। पूरे बयान में कहीं नहीं है उसका उल्लेख। ऐसे तरीके से उसको लिखा गया है कि आपको बस 2 बार पढ़ने की जरूरत है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि सेना जो बयान जारी किया गया वो कितना तथ्यपरक है। आपने अग्निवीर योजना के जो आपने नोटिफिकेशन किया था उसमें ही क्या रखा है कि आप क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, और उस नोटिफिकेशन को आपने संशोधित किया नहीं। जो बात अजय कुमार सिंह के पिताजी ने कही वो तथ्य है कि कंपनसेशन और बीमा की राशि दोनों में फर्क है। दोनों किसी को मिला के थोड़ी बात कर सकते हैं आप। और ये आप कहिए कि साहब जो बीमा की राशि है वही कंपनसेशन है, आप स्वीकार कर लीजिए इस बात को। दोनों बातों को मिला के कहेंगे तो आपकी विश्वसनीयता थोड़ी बढ़ जाएगी। और जो बात कही जा रही है अग्निवीर की आलोचना सेना की आलोचना थोड़े है। अग्निवीर को क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की तरफदारी करना कोई सेना को कमजोर करने का सवाल थोड़े है, सेना को मजबूत करने का सवाल है। सेना में जो लोग आएंगे उनके लिए जिस बात का आकर्षण रहा है लोगों का, एक सुप्रीम सेक्रीफाइस की जो भावना रही है, उसमें सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा एक पक्ष है। उनको लगता है कि हमारे बाद हमारा परिवार भी है, कोई देश की सरकार, देश की जनता उनके पीछे खड़ी हो। अब क्या कर रहे हैं? और 4 साल के बाद जो लोग बाहर निकल के चले आएंगे उनका क्या होगा? एक सवाल है कि जो शहीद हो रहे हैं ये भी सवाल है, और ये भी सवाल है कि जो 4 साल के बाद बाहर आएंगे उनका क्या होगा, क्या करेंगे आप? ये कैसे हो सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो परमानेंट नेचर के काम है उस पर आप इस तरह से अल्पकालिक कार्य के अवधि के लिए लोगों को नहीं रख सकते। तो क्या जो सेना का कार्य है वो हमेशा के लिए नहीं है? वो उसका परमानेंट नेचर नहीं है क्या? मैं कर दिया कोई तरीका थोड़े होता है। तो जो सवाल विपक्ष ने पैदा किया है वो बहुत ही जेन्युइन सवाल है। जेन्युइन सवाल यह है कि सेना और सेना के सहित अन्य विभागों में क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट मतलब उनके काम की अवधि निर्धारित होना, सेवा आयोजन की निश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, सेवा अवधि के बाद की उनकी सामाजिक सुरक्षा और कार्य की निश्चित अवधि, इसको क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट तो अभी है जो बैठ करके आउटसोर्सिंग के नाम पर संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं। जो बात विपक्ष उठा रहा है वो अभी अग्निवीरों के माध्यम से जिस तरह की सेवाएं सरकार दे रही है उस पूरे नैरेटिव को, सरकार के पूरे नैरेटिव को खारिज कर दिया। प्रश्न ये हो गया, और इसीलिए राहुल गांधी के सवालों का जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे? या आप राहुल गांधी के खिलाफ कोई नैरेटिव चलाना चाहते हैं या कोई परसेप्शन बनाना चाहते हैं तो क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि आप तथ्य पर बात नहीं करना चाहते, आप घुमा फिरा के बात करना चाहते हैं। अब लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिन चीजों आप आंकड़े देते रहिए, पता चला कि आप आंकड़े दे रहे हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए और वह स्थिति है कि रोजगार का कोई अवसर नहीं है, बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था का कोई लाभ किसी को नहीं मिल रहा है, लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही है, जीवन में कोई गुणात्मक सुधार नहीं है, उपभोक्ता वस्तुओं की डिमांड नहीं है। तो किस बात की अर्थव्यवस्था, किसकी अर्थव्यवस्था? तो आप आंकड़ों से थोड़े लोगों को समझा लेंगे। आपको जो चीजें आप कह रहे हैं उसको अगर जनता महसूस करती है तो किसी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, और अगर महसूस नहीं करती है तो राहुल गांधी इस लोकतंत्र के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा अनिल सिन्हा साहब, राहुल गांधी का एक और वीडियो आना, परसों वीडियो आया उसके बाद आप देख रहे थे कि उस पर काफ़ी चर्चा होने लगी तब, जबकि क्लैरिफिकेशन आया इंडियन आर्मी की तरफ से, और अब ये वीडियो देखकर राहुल गांधी ने साफ साफ बता दिया है कि अभी भी सेना की तरफ से या सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीति में घसीटा जा रहा है। अगर अंडरलाइन करके देखा जाए तो यही समझ में आता है। ये देखिए क्या है, इन्होंने गलती कर दी
राजनाथ सिंह ने की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया है। देखिए, अग्निवीर के मामले में डिफेंसिव थी सरकार। चुनाव के समय में भी उसने कोई ऐसा मतलब कोशिश की थी कि लोग इस मुद्दे को उस तरह से ना उठा पाए, लेकिन इस मामले में फंस गई। अगर वो थोड़ा सा नरमी से काम करती, उनका प्रॉब्लम ये आ गया कि सरकार और मतलब मोदी जी, उनको लगा ये कि एग्रेसिव होना है, हमलावर होना है। इस चक्कर में वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए। ये मामला ऐसा है जिसमें कि वो पूरी तरह पिटने वाले हैं, क्योंकि उसमें लगातार जो अफेक्टेड फैमिली है वही जो बता रहा है, तो अब आप उसका क्या करेंगे। और उसके बाद इन्होंने उतारा सेना के जवान को, सेना के लोगों को, तो इनके यहाँ से भी गए, इनकी तरफ से भी जो कर्नल रोहित चौधरी का आया। तो अब ये मामला, और मुझको लग रहा है क्या कि देखिए, दो मुद्दे हैं, मतलब 2 लाइन में खत्म करूंगा जी। दो तरीका इनका, एक था राष्ट्रवाद जिसको फर्जी राष्ट्रवाद, और दूसरा पोलराइजेशन। ये दोनों पिट रहा है क्योंकि दोनों चम नहीं रहा। और मीडिया पर मेरा थोड़ा फेवरेट है, तो 1-2 लाइन में जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, मीडिया बहुत बड़ी क्राइसिस में है। मीडिया इनकी मदद नहीं कर सकता है। अब वो जो तरीका था 400 पार वगैरह, वो जब अंधेरे में तीर चलाने का था तो चला देते थे आप, लेकिन अब तीर मतलब अंधेरा है नहीं, तो इस अंधेरे में अब तीर नहीं चलने वाला है। अब पुल गिर रहे हैं, उसका आप क्या करेंगे। उसमें तो आते हैं, उनको जा करके स्पॉट पर दिखाना, ढहते हुए पुल को उनको दिखाना होता है। और इसमें वो डिफेंस, और उसमें बातचीत करते हैं तो बात निकल कर आती है कि 17 साल मतलब 17-18 साल से आप ही है सत्ता में, तो वो करेंगे क्या। तो डिफेंस मीडिया उनको अब डिफेंड नहीं कर सकते। अग्निवीर के मामले में वो बार वो वहां जाता है माइक लेकर के, ये अजय सिंह के परिवार से मिलने, या ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ग्राउंड में है नहीं ना। अभी हाथरस में क्या करेंगे। अब वहां राहुल गांधी खुद मौजूद हो गए, तो इसीलिए मीडिया कोई इनको बचा नहीं सकता। इनको बचा सकता था सच्चाई ये कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते कि भाई अग्निवीर के मामले को हम लोग रिकंसिडर कर रहे हैं, जो डिमांड है, या नहीं तो मान लिया यहाँ जो भी हालत है इकोनॉमी के, या जो भी सिचुएशन है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना ये है कि 10 साल में हमने जो किया उसकी ताकत पे हम आगे 5 साल और करेंगे, और हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये नहीं चलेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव के बयान से लेकर राहुल गांधी के उस वीडियो तक बहुत सारी चर्चा हम लोग कर रहे थे, और इन सब के बीच केंद्र की सरकार है, और केंद्र की सरकार बैसाखियों के सहारे है, और बैसाखी कब तक साथ देते हैं ये देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की जो गतिविधियां हैं वो तेज हो रही हैं, और लगातार राहुल गांधी, चाहे हाथरस हो, अलीगढ़ हो, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, लोको पायलट से वहां मुलाकात हो, या उससे पहले दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों से मुलाकात हो, और कल अब गुजरात जा रहे हैं राहुल गांधी, वो सब हो, ये सब कुछ। और इन सब के बीच देश से बाहर दुनिया में बहुत सारे इलेक्शन, और इलेक्शन देश में भी है, उपचुनाव है, और इन सब पर निगाहें टिकी हुई हैं, और बहुत कुछ चर्चा हम आने वाले समय में और करेंगे, और समझेंगे, जानेंगे अंदर में क्या कुछ चल रहा है, वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सिन्हा साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवेंदु